अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम डेरिवेशन करेंगे न्यूटन लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन की। उसकी डेरिवेशन को प्रूव करेंगे। F इज इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइड बाई आर का स्क्वायर, वो हम प्रूव करेंगे। जिस तरह मैं स्टेटमेंट मैंने लिख दी है यहाँ पे, वो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो हमसे क्या है न्यूटन लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कहते क्या है, वो आज हम पढ़ते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा स्टेटमेंट हमसे क्या बोल रहे हैं, एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट करती है एवरी अदर बॉडी विद अ फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस and inversely proportional to the square of the distance between their center। हमसे कह रहे हैं यूनिवर्स में जितनी बॉडीज हैं तमाम जो है आपस में क्या करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं, एक दूसरे को क्या करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं फोर्स से, अपनी फोर्सेस के जरिए। उनका जो मासेस होता है डिपेंड करता है, उनका मासेस m1 m2 डिपेंड करता है, उनका मासेस कितना है, मासेस पे डिपेंड करती है उनकी फोर्सेस। और डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस इनवर्सली, जितना डिस्टेंस इंक्रीज होता रहेगा उतना क्या हो जाएगी, फोर्स भी कम होती रहेगी। सिंपल ये बताना चाह रहे हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन में अगर हम बात करें तो हमसे कह रहे हैं कंसीडर कर लें टू स्पेरिकल बॉडीज है। जैसा कि मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, दो बॉडीज है पास, दोनों स्पेरिकल है, ठीक है। एक को मैंने ए का नाम दे दिया, एक को मैंने बी का नाम दे दिया। एक बॉडी को मैंने ए का नाम दिया, एक बॉडी को बी का नाम दिया। इसमें कह रहे हैं हैविंग देयर मासेस m1 एंड m2। m1 मैं इसको नाम दे देता हूँ, m2 मैं इसको नाम दे देता हूँ। मैंने आपसे पहले वाले पैराग्राफ में मैंने ये कहा था कि हर बॉडी जो है दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करती है, फोर्स अप्लाई करती है। तो ए जो है फोर्स अप्लाई करेगी बी पर, और बी भी किससे अप्लाई करेगी, ए पे फोर्स अप्लाई करेगी, ठीक है ना। ए बी पे करेगी और बी ए पे करेगी, दोनों क्या फोर्स अप्लाई करेंगे एक दूसरे के ऊपर। ये हमारे पास m1 हो गया, मास 1 हो गया, और ये हमारे पास क्या हो गया, m2 हो गया। ऐसा ही है ना। और इनके दरमियान का डिस्टेंस होता है, क्या होता है, डिस्टेंस होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं, जिसे मैं r से डिनोट कर रहा हूं। क्लियर है यहां तक बात। अच्छा जी, हमसे कह रहे हैं कंसीडर टू स्फेरिकल बॉडीज ए एंड बी हैविंग देयर मासेस m1 एंड m2। लिख दिया मैंने यहाँ पे, रिस्पेक्टिवली द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर, वो क्या कहलाएगा, आर कहलाएगा हमारे पास। ऐसा ही है ना, डिस्टेंस हमारे पास क्या कहलाएगा, आर कहलाएगा। इन दोनों के दरमियान का डिस्टेंस जो आर होगा। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, अकॉर्डिंग टू द अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन हमसे क्या बोल रहे हैं, पहले वाला पैराग्राफ में जो बात की गई थी वही मैं यहाँ पे लिखूंगा कि फोर्स डिपेंड करती है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, दोनों मासेस, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करना, सही है ना। फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 एंड m2, मतलब फोर्स इंक्रीज होती रहेगी तो मासेस भी मतलब इंक्रीज होंगे, क्योंकि फोर्स ज्यादा होगी, मतलब दोनों के मासेस क्या है, ज्यादा है, तो फोर्स भी क्या होगी, डायरेक्टली होगी। मतलब फोर्स अगर इंक्रीज हो रही है मतलब उनके मासेस ज्यादा है, फोर्स कम है मतलब उनके मासेस क्या है, कम है। दूसरी चीज हमारे पास क्या है, एंड जो हमसे बात की गई थी इनवर्सली वाली, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस के, रेडियस ऑफ स्क्वायर। मतलब क्या हुआ, इनवर्सली, मतलब फोर्स जितना मैं इनका डिस्टेंस बढ़ाता रहूंगा उतनी क्या हो जाएगी, फोर्स कम होती रहेगी। जितना है फोर्स करीब करीब करता रहूंगा इतनी फोर्स क्या होगी, इनकी बढ़ती रहेगी। ऐसा ही है ना, वही चीज यहाँ पे की गई, डिस्टेंस बढ़ाएंगे फोर्स बढ़ेगी, डिस्टेंस कम हो जाएगा, डिस्टेंस कम होगा मतलब फोर्स क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, मतलब इनवर्सली है। एक बढ़ेगा दूसरी चीज कम होगी, ये डायरेक्टली है, एक बढ़ेगा दूसरा भी क्या होगी, बढ़ेगी, लाजमी सी बात है, मासेस उनके ज्यादा होंगे। अच्छा जी, तो हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दूंगा मैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दूंगा। कंबाइन कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 को,
मैं यहाँ पे लिख देता हूं, या मिटा ही देता हूं मैं इसको। अच्छा जी, मैंने यहाँ करके कंबाइन कर दिया इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 को। मैंने यहाँ पे लिखा कंबाइनिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 वी गेट। अब इक्वेशन हमारे पास क्या थी, f इज इक्वल टू एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m1 एंड m2 के, ऐसा ही था ना। तो मैंने यहाँ पे लिखा f एक दफा लिख दिया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 एंड m2 के, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द r के स्क्वायर के। तो मैंने वही चीज यहाँ पे लिख दी कंबाइन करने के बाद। अब ये एक साइन दिया हुआ है, साइन दिया हुआ है ना, इस प्रोपोर्शनल के साइन को मुझे हटाना है, तो हम क्या करेंगे, एक कांस्टेंट रखेंगे। तो कांस्टेंट में क्या रखूंगा, जी एफ इज इक्वल टू कैपिटल जी, कैपिटेशनल कांस्टेंट ये हो गया m1 m2 डिवाइड बाय r का स्क्वायर। ये हमारे पास क्या हो गई, प्रूव हो गई है। अच्छा जी, एक चीज तो ये हो गई है। अब सवाल ये है कि जी है क्या, जी हमारे पास है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। तो हम इस पे क्या लिखेंगे, वेयर वेयर जी इज अ कांस्टेंट, G is a constant of proportion proportionality, ठीक है, which is called अभी क्या कहलाएगा, which is called कहलाएगा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहलाएगा। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ऑफ G is 6.67, एक्सपोनेंशियल की पावर क्या होगी, माइनस का 11, ठीक है। एक्सपोनेंशियल क्या हो गया है, माइनस का 11 एन एम का स्क्वायर डिवाइड बाय के जी का स्क्वायर। सो यहाँ पास क्या हो गई है, प्रूव हो चुकी है। सो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए।